अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में एक आप कह लें एक सिविल वार की सी कैफियत है। अब जजिस के धड़े वाजे नज़र आ रहे हैं और चीफ जस्टिस कादी फायजा के अज़ाइम भी वाजे नज़र आ रहे हैं। और इस सब में चीज़ें ये डेवलप हो रही हैं, रोज़ ख़त आ रहे हैं, ख़त जा रहे हैं। मैंने इस सब पर बात करने के लिए आज जिस मेहमान को दावत दी है वो सीनियर लॉयर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, फैसल सिद्दीकी साहब। मिलिट्री कोर्ट्स का केस हो, फैसल सिद्दीकी साहब उसमें सिविल सोसाइटी के लॉयर हैं। दीगर अहम आइनी अमूर में फैसल सिद्दीकी साहब को हम तकरीबन आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं और आप इनके व्यूज़ भी सुनते रहते हैं टीवी चैनल्स पर भी। और लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब का एक और तारुफ ये भी है कि ये वो पहली उन शख्सियात में से थे जब चीफ जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ वो जो रेफरेंस दायर हुआ, तो ये उनको आके खुद इन्होंने इनिशिएट किया, मिले, ही वाज़ कंसर्न्ड, उनके लिए इन्होंने आर्टिकल्स लिखे एंड ही वाज़ नोन फॉर जो उनके लिए बात कर रहे थे, उनका दिफ़ा कर रहे थे। तो अब जिसे कहते हैं वो चीज़ें बदल चुकी हैं और मैंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब का व्यूज़ समझने की कोशिश करें क्योंकि इन्होंने चीफ जस्टिस कादी फैसला को बहुत करीब से देखा है। उनके आप कह लें कि काम के सिलसिले में भी जो इन्होंने उनके केसेस उनको डिफेंड मीडिया में सब कुछ। तो मैं फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। मुझे ये बताएं, अब हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी अदलिया कहाँ पर खड़ी है? जस्टिस मंसूर अली शाह तो आज कोर्ट भी नहीं आए और चीफ जस्टिस कादी फैसा को अब वो जैसे जमाल खान मंदोखिल कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कह तो दिया था अब जरगा लेके तो नहीं जा सकते। तो बात जरगे की तो नहीं, बात तो फुल कोर्ट की है। आप फुल कोर्ट क्यों नहीं बुला रहे? क्या वजह है? क्या चीफ जस्टिस कादी फैसले को क्या ऐसे खदशात हैं कि वो फुल कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे? देखिए, पहली जो चीज़ समझने की है वो ये समझने की है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होनी क्यों ज़रूरी है। मैं आज कोर्ट में तो नहीं था, लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा, अगर वो वही बात हुई थी तो शायद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कमेंट किया फुल कोर्ट के ऊपर कि भाई हम फुल कोर्ट मीटिंग बुला के ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट आई है इन दी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको तो नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। ये बात उनकी दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, तीन सजेशंस दिए थे कि ये जो अब क्राइसिस क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ दिस न्यू अमेंडमेंट, उसको आप तीन तरीके से हल कर सकते हैं। पहला था कि लाइक प्रीवियसली इस ऑर्डिनेंस को भी थ्रू ए फुल कोर्ट ऑन द जुडिशल साइड एग्जामिन किया जाए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि प्राइमा फेशी इसमें बहुत क्वेश्चंस रेज होते हैं और अब वो चैलेंज भी हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा उनका सजेशन ये था कि एटलीस्ट अगर ये नहीं करते तो एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू डिस्कस दीज इश्यूज। उसका मकसद ये नहीं था, ही इज़ वन ऑफ आर मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड इलस्ट्रियस जजेस। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी मालूम है कि आप फुल कोर्ट मीटिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कोई ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन मकसद ये था कि इसकी वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुई है उसको डिस्कस किया जाए। और तीसरा सजेशन उनका ये था कि अगर ये दो चीज़ें नहीं होती तो उस ऑर्डिनेंस में तो ये नहीं रखा हुआ था कि आप कमेटी की कॉम्पोजिशन बदल दें। लाजिम नहीं था आपके जी ऊपर, जी, आप बिल्कुल उसी तरह कंटिन्यू कर सकते थे। बिल्कुल, ठीक है, एंड ऑर्डिनेंस आ उससे गया। उससे कोई कंट्रोवर्सी हाँ, नहीं होती। यस। अच्छा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मीटिंग है ऑफ द फुल कोर्ट, ये अब क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब एक और इशू अराइज हो गया है। अगर हम ये प्रिज्यूम भी कर लें कि ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग द कमेटी फॉर फिक्सेशन ऑफ बेंचेस, ये दुरुस्त है, लेट अस प्रिज्यूम दिस तूर साहब, तो अब उसमें कोई हल नहीं है कि अगर एक मेंबर नहीं आता और दो मेंबर कमेटी हो जाती है तो क्या वो दो मेंबर कमेटी फैसले कर सकती है या नहीं कर सकती। उसमें नहीं लिखा हुआ है कि जब एक मेंबर एब्सेंट होगा तो क्या होगा, ना ओरिजिनल एक्ट में लिखा हुआ है,
ना अमेंडिंग एक्ट में लिखा हुआ है। ये होता है, लिखा हुआ होता है, जो इस किस्म की लॉज आए उनमें लिखा हुआ होता है कि जब मेंबर्स की एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा डिसीजन का। इसमें नहीं है। तो उस पे ये कानून खामोश है इसमें। जी, तो ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, इसकी अब अहमियत ये है कि अगेंस्ट द टेक्स्ट, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं टेक्स्ट की बात करें, तो भाई टेक्स्ट तो नहीं अलाउ करता कि आप 2 मेंबर्स बैठ के बेंचेस बना दें। तो अब ये जो एक वैक्यूम है लॉ में, एक अनोमली है लॉ में, इसको डील करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स तो वो रिटेन करता है कि वो अपने रूल्स बना सके, तो वो रूल्स या क्लैरिफिकेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एज अ होल दे सकता है थ्रू अ फुल कोर्ट मीटिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो इसकी अहमियत ये है अभी। तो इसलिए लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि वैसे तो बेहतर ये होता, और ये उन्हीं का मेरे ख्याल में उन्हीं के व्यूज़ थे कि सबसे पहले जी कोई भी केस सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वैलिडिटी देखी जाए। तो भाई सारे केसेस सुनने से पहले आप आप ये जो अमेंडिंग ऑर्डिनेंस है इसकी वैलिडिटी देखिए। लेकिन अगर ये भी नहीं देखते तो भाई ये नॉर्मली जो हो गई, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट the two meetings which have been held with only 2 members present, this is completely illegal. अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ और मेरी आप समझ के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप इतने अरसे से इतने अहम केसेस में आपने काम किया है। मुझे ये बताइए कि इस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर जज, तीसरा उन्होंने कहा मेंबर आप चूज कर सकते हैं, चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, वो चीफ जस्टिस की चॉइस होगी। यानी कि अगर हम इस ऑर्डिनेंस को फॉर अ सेकंड मान भी लें, ठीक है, तो 2 मेंबर तो लाजमी उन्होंने करार दे दिए हैं, चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर, तीसरा मेंबर ऑप्शनल है, जो मर्जी आप लें। तो अब जो 2 मैंडेटरी मेंबर्स हैं उनमें से एक कमेटी में नहीं बैठ रहा, एक ऑप्शनल, और ऑप्शनल भी उसका जिसने उसको चूज किया है, वो दोनों बैठ के आपस में केसेस डिसाइड कर रहे हैं, बेंचेस डिसाइड कर रहे हैं। क्या ये शफाफियत है? क्या ये जमहूरियत कहलाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मौजूद चीफ जस्टिस काजी साहब बहुत क्रेडिट लेते थे कि मैं तो जमहूरियत लाया? मैं बहुत शुक्र करता हूँ कि आप वकील नहीं हैं, क्योंकि अभी आपने जो पॉइंट उठाया ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। और अगर वकालत में होते आप तो हमारी शायद प्रैक्टिस जो है उसको काफ़ी नुकसान होता। नहीं आपने नहीं नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एंड लेट मी रीस्टेट योर पॉइंट फॉर द ऑडियंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरा ये कहना था कि 2 मेंबर्स तो ये कमेटी हो ही नहीं सकती 2 मेंबर्स की। आपने उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट दिया है, वो ये है कि भाई ये तो लाजिम ही है, क्योंकि एक्ट ने और ऑर्डिनेंस ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो 2 जो मेंबर्स होंगे वो तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, एक सीनियर पीनी होगा, जो तीसरा है वो कौन होगा वो ऑप्शनल है। तो ना सिर्फ 2 मेंबर की कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती बेंचेस, बल्कि पहले तो ये देखा जाएगा वो मीटिंग ही नहीं हो सकती जब तक वो 2 मैंडेटरी मेंबर्स प्रेजेंट ना हो। तो मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, ये एक दूसरा फंडामेंटल जुरिस्डिक्शनल फ्लॉ है। इसलिए मेरी नज़र में ये जो हेयरिंग्स भी हो रही हैं आर्टिकल 63A की, दीज आर इनहेरेंटली विदाउट जुरिस्डिक्शन। अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ और बताइए कि अब एक जो हम बहुत डिस्कशन सुन रहे हैं कि अगर ये जजेस, क्या ये जजेस मिलकर कोई ख़त लिख सकते हैं चीफ जस्टिस को कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, इनके पास ये है? और अगर चीफ जस्टिस नहीं इनके ख़त लिखने के बावजूद, अगर बिलफर्ज 8 से 10 जजेस ख़त लिखते हैं और फिर भी चीफ जस्टिस काजी फैसा फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाते एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनर जज हैं, वो ये मीटिंग कॉल करके चेयर कर सकते हैं, और उसमें ये जजेस क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और क्या रूल्स भी अमेंड कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं? देखिए ये जो डिमांड है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, ये तो ऑलरेडी जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने ऑलरेडी कर दी है अपने ख़त में। ये तो ऑलरेडी देयर है।
अब इसमें अगर कोई और जज भी लिखना चाहे अपार्ट फ्रॉम जस्टिस मंसूर अली शाह, और उसको सेकंड किया, लेट मी ऐड, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब. जी जी. So, two of the senior most judges after Justice Qazi Faiz Isa Saab, the Honorable Chief Justice, दो जजेस ने तो ऑलरेडी ये डिमांड कर दी. अब और जजेस भी कर सकते हैं. अब अगर और जजेस वो करें या ना करें, दिस डिमांड इज ऑलरेडी ऑन द टेबल. अब ये तो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस. द डिमांड इज ऑलरेडी देयर. और ये बड़ा दुख होता है कि अब ये स्टेज हो गई है कि ना सिर्फ नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी ख़त्म हो गई हैं, बल्कि मेरे ख्याल में बातचीत भी बिल्कुल बंद हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन. विच इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है ना. और जाहिर बात, एक रास्ता ये भी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो कहे मैं ठीक हूँ, ये सब गलत हैं, इन सब का शायद एजेंडा है, ये मेरे ख़िलाफ़ कंस्पायर कर रहे हैं, ये सब अपनी ओथ की वायलेशन कर रहे हैं. तो अगर वो ये एटीट्यूड लेंगे तो वो कभी मीटिंग कॉल नहीं करेंगे और फिर ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा. और हमें मालूम है, देखिए, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. 97 में ये हुआ था कि सज्जाद अली शाह साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनसे भी ये डिमांड की गई कि देखिए, एक बहुत कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस में कोई बड़े खदशात हैं, तो आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें. उन्होंने नहीं बुलाई. फिर वो बाहर के दौरे पे गए तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अजमल मियाँ साहब बने. उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, और सज्जाद अली शाह साहब जब वापस आए उन्होंने कैंसिल कर दी. फिर अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जो आज की तरह जो मेजॉरिटी में थे जजेस, क्योंकि सज्जाद अली शाह साहब भी लाइक द करंट चीफ जस्टिस was only left with a couple of judges with him. First 5, then 3. अभी भी चीफ जस्टिस के पास 5 जजेस ही हैं. तो फिर भी जब बार ने भी रिजॉल्व करने की कोशिश की और आबद हसन मंटो साहब उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो यही सोल्यूशन था कि सब बैठ के फैसला करें कि भाई ये जो मामलात हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये किस तरह हल करें. बट जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब इग्नोर्ड इट. और फिर हमें मालूम है कि उसका नतीजा ये हुआ कि पहले 2 सुप्रीम कोर्ट बने एंड देन ही वाज सस्पेंडेड. तो अगर एक रास्ता तो ये है कि अगर उनका तो काफ़ी टेन्योर रहता था, इनका तो ज़्यादा टेन्योर नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को इग्नोर किया गया तो ये उसी तरफ जा रहा है. एंड स्पेशली व्हेन इफ़ द जजेस हैव स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर, कि ये कोई ना कोई फिर यूनिलैटरल एक्शंस फिर जजेस लेंगे. और वो ये भी हो सकता है कि दे देमसेल्फ देन फर्स्ट दे राइट टू द चीफ जस्टिस कलेक्टिवली एंड देन दे देमसेल्फ देन कॉल अ मीटिंग. ये देखिए, अब हम एक ऐसे अरीना में दाखिल हो गए हैं जो, क्योंकि कोई कंसेंसस नहीं है अब कि ये रिलेशनशिप किस तरह कंटिन्यू करेगी जजेस के दरमियान. एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं. डिसेंसी के नॉर्म्स जो है वो भी ब्रेक डाउन हो गए. और अब सैडली एंड आई द बक स्टॉप्स विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी. ये नहीं कह सकते उसकी गलती है. द पावर एंड द ड्यूटी, प्राइमरी पावर एंड प्राइमरी ड्यूटी लाइज विद हिम. तो अब वो लगता है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा कि भाई ये इंस्टीट्यूशन ही तबाह हो जाएगा, तो कौन, ये जजेस का क्या होगा अगर इंस्टीट्यूशन. तो ये उस तरफ जाएगा अगर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं हुआ. या तो ये होता है ना कि सब बैठ के किसी को चेंबर में बुला लें, खाने पे बुला लें, बैठ के बात कर लें. और दूसरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यही है कि यू कॉल अ फुल कोर्ट मीटिंग एंड थ्रैश आउट. स्पेशली जिस तरह मैंने कहा, और आपने बहुत अच्छी बात इनपुट दिया, कि भाई ये कमेटी फंक्शन ही नहीं कर सकती अगर जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें पार्टिसिपेट ना करे. तो फिर फुल कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस क्या होंगे इन ए वैक्यूम इन दीज लॉज. दैट वैक्यूम हैज़ टू बी
filled by some guidelines or rules made by the full court in its on the administrative side. अच्छा, आपने जैसे का फैसल भाई कहा कि अब जो हालात हैं, जजेस में बातचीत भी बंद हो चुकी है और फुल कोर्ट ही आप कह रहे हैं कि अगर कर लिया जाए। लेकिन एक चीज़ है, मुझे याद है जब चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल साहब के आखिरी दिन थे, तब भी इसी तरह क्राइसिस क्रिएट था, जजेस में बातचीत बंद थी, कशीदगी थी। एक 8 रुकनी उनका धड़ा था, वो हर बेंच उसी तरह का बनाते थे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपने घर पे अपने डिनर की बात की। उन्होंने अपने घर उस वक्त के सीनियर पुणे जज जस्टिस कादी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। गो के उससे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट आमने सामने बैठ के बातचीत हुई। अ, क्या चीफ जस्टिस कादी फाइसा अब कशीदगी इतनी जजेस में हो गई है कि वो ये भी इनिशिएट करने की पोजीशन में नहीं है कि बुलाएं? इस हद तक बातचीत बंद है और इस हद तक जजेस आमने सामने खड़े हैं कि वो ये दरवाज़ा भी बंद हो गया। अगर अब एक दूसरे को वो खुद परस्ती और घटिया मुहिमबाजी जैसे अल्फाज अगर जजेस एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब ये भी शायद मुमकिन नहीं रहा? देखिए, मेरी नज़र में प्रेजेंट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और देन चीफ जस्टिस बंदयाल साहब में दो बुनियादी फ़र्क थे। पहला बुनियादी फ़र्क ये था कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, ठीक है, उनका बहुत सिवियर कॉन्फ्लिक्ट था काजी फाइज ईसा साहब, पर जो बाकी जजेस उनको उनसे डिसएग्री भी करते थे, वो उनको डिसलाइक जो थी ना, वो इस लेवल पे नहीं पहुंची थी कि वो उनसे बात ना करें, या एक तरीके से आपको इन दोनों के दरमियान तो नज़र आता है बंदयाल साहब और काजी फाइज ईसा। बाकी मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है, बाकी जजेस और बंदयाल साहब में कभी इस किस्म की बदमज़गी डेवलप नहीं हुई। दे डिसएग्रीड विद हिम स्ट्रांगली, द बट नेवर इंडिपेंडेंट, डिसलाइक्ड हिम। बट दे वो डिसलाइक इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ही माइल्ड किस्म, आप उनके व्यू से डिसएग्री जी। करें, लेकिन बंदयाल साहब वॉज अ जेंटलमैन, ये आप नहीं कह सकते उनसे। देखिए, आप लोगों ने उनको कितना क्रिटिसाइज किया प्रेस यस, में, ट्रू। और ऐसा आई मीन बिल्कुल जिस तरह अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस क्रिटिसाइज हो रहे, उसी तरह क्रिटिसाइज किया, बट ही नेवर टुक एनी एक्शन बिकॉज दैट वाज हिज पर्सनैलिटी। ही वाज, देखिए, आप उनके जो व्यूज से डिसएग्री, वाज अ जेंटलमैन जज। जो सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जो करंट चीफ जस्टिस साहब है, उनको समझने के लिए एक बात उनकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना ज़रूरी है। वो ये है कि सैडली देर इज़ ए वेरी हाई फॉर्म ऑफ सेल्फ राइचसनेस इन द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये सिर्फ आपको मिसाल मिलती है विद सज्जाद अली शाह कि मैं ही दुरुस्त हूँ, और अगर मैं दूसरों की बात जब सुनूंगा जब वो मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि मैं सच्चाई पे हूँ, और अगर वो मुझसे डिसएग्री करेंगे इसका मतलब ये है कि वो सच्चाई का साथ नहीं दे रहे। तो कोई शख्स, आई मीन आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, बट ही इज़ बिकम ए जुडिशल फंडामेंटलिस्ट। जिस तरह इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट होते हैं और वो ये कहते हैं आपने मुझसे एग्री नहीं किया तो आप तो काफिर हो गए, तो इनका ये है कि अगर आपने मुझसे एग्री नहीं किया तो आपने अपनी ओथ की वायलेशन की। अब वो उसी तरह हो गया कि आप लीगल लैंग्वेज में किसी को काफिर कहें, मतलब एक जज के बारे में ये कहना कि उसने अपने ओथ को वायलेट किया, भाई उसने गलत फैसला कर दिया होगा, उसने ऊंची आवाज़ से बात कर ली होगी, उसने शायद तुमसे बदतमीजी कर ली होगी, लेकिन किसी को ये कहना कि उसने अपने ओथ को वायलेट किया है, आई मीन दिस इज लाइक सेइंग कि दैट जज हैज कमिटेड ट्रीजन। तो जब ये जो जुमले हैं ना, ये आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप ये समझे कि ये जो सेल्फ राइचियस एटीट्यूड है, उस सेल्फ राइचियस एटीट्यूड में ये होता है कि आप ये समझते, आप फिर लोगों की सुनना बंद कर देते हैं। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के, उन्होंने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बात, क्योंकि ये सब जो है इन अ सेंस वो भी समझते थे कि ये जो जस्टिस अजमल मियाँ है, जस्टिस सईदुज़्ज़मान है, ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, ये बाकी जितने भी जजेज़ हैं, मेजॉरिटी जजेज़, ये सब कंस्पायर कर रहे हैं मेरे खिलाफ।
और मैं क्योंकि सच्चाई पे हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहता हूँ और मैं हुकूमत को रोकना चाहता हूँ, तो इसलिए ये दो आप पे बंदियाल साहब का ये था कि उनका ये ख्याल था ये चीज़ मेरी नज़र में ठीक है और मुझसे ये 8 जजेस एग्री करते हैं। वो मेरा नहीं ख्याल इम्पोज करते थे वो चीज़। ठीक है, उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं जो ट्रेडिशनली लॉयलिस्ट होते हैं, द चीफ इज़ ऑलवेज राइट, कुछ जजेस हमेशा ऐसे होते हैं, बट मुझे उनमें वो सेल्फ राइचियसनेस बंदियाल साहब में नहीं नज़र आती। ही वॉज रॉन्ग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग बाय नॉट कॉलिंग अ फुल कोर्ट मीटिंग कि ये चीज़ों को रिजॉल्व करें। ही वॉज रॉन्ग कि वो लाइक माइंडेड बेंचेस बनाते थे, बिल्कुल ये उनकी गलतियां थी, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन मुझे वो सेल्फ राइचियसनेस उनमें नज़र नहीं आती। और मेरी नज़र में देखिए, अगर आप हमारी जुडिशल हिस्ट्री देखेंगे तो आपको कौन सा चीफ जस्टिस नज़र आएगा जिसने कोशिश की कि मेरा टेन्योर प्रोलॉन्ग हो जाए? बहुत कम आपको नज़र आएंगे। मेरी नज़र में, मैं तो जुडिशल हिस्ट्री देखता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 नज़र आते हैं। एक, भुट्टो साहब ने एक्सटेंशन दी याकूब को बाय मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड वो देख लीजिए फिर उसका क्या हुआ, ठीक है ना, याकूब वो कुडंट सेव हिम, ठीक है ना, ज़िया ने विड्रॉ कर ली थी, जी शायद नॉट रॉन्ग। विड्रॉ कर ली एंड ही कुडंट सेव हिम। दूसरा, मुशर्रफ ने शेख रियाज को देने की कोशिश की, 3 साल की एक्चुअली दे दी, ठीक है ना, फिर वो विड्रॉ हो गई थी, एलएफओ के बाद। जी, एंड ही इज़ द थर्ड। डज ही वांट टू बी इन दैट कैंप? ये मेरे ख्याल में, जब आप सेल्फ राइचियस हो जाते हैं तो आपको एक हिस्टोरिकल एमनीजिया हो जाता है। आप नहीं देखते कि आप वो कर रहे हैं जिसमें आप पहले बिलीव नहीं करते थे, आप वो कर रहे हैं जो हिस्टोरिकली बड़ी गलतियां समझी जाती हैं। तो ये इस स्टेज पे पहुंच गए, और आई मीन मुझे अब ये लगता है, अगर मैं देखूं कि जो हो रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जब एक ज़माना था कि हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है ना, फिर वो बन गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इन हिज टेन्योर फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अचीव्ड a stage where neither the constitution is supreme and neither the supreme court is supreme. The supreme is the chief justice of Pakistan. जो ये ये जो है वो है ना, कि मैं सच हूँ। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, वो अनल हक वाली तकरीबन ये स्टेज है। बहुत डेंजरस चीज़ है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम इस सब को एक थोड़े हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में भी लेके जाएं, जस्टिस मुनीर होते थे, हम्म, ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया, ठीक है, तो हमें तो तारीख में बड़ा बार बार उन्हीं का हवाला दिया जाता है कि वो नज़रिया ज़रूरत के मौजद, उन्होंने ये कर दिया, उस वजह से फ़ौज के हाथ मजबूत हुए और फिर रास्ता खुला उनकी इंटरवेंशन का भी। अभी जो कुछ हो रहा है, जिस अंदाज की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है और जिस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तिनका तिनका जोड़ के उनके नंबर पूरे करवाए जा रहे हैं, क्या इस सब के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा क्या अभी भी जस्टिस मुनीर से कमतर काउंट होंगे, या ये उनको छोड़ के बहुत पीछे छोड़ के कहीं बहुत ही आगे निकल जाने वालों में काउंट होंगे? देखिए, अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो बहुत तकलीफ देह है मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज मेरा हमेशा ये पब्लिक व्यू रहा है कि ही वॉज अ ग्रेट चीफ जस्टिस ऑफ द बलोचिस्तान हाई कोर्ट एंड ही वॉज अ ग्रेट लॉयर। आई हैव नोन हिम सिंस ही वॉज अ लॉयर, और मैंने इनको देखा है कि इन्होंने एमक्यूएम के फैशिज्म के खिलाफ किस तरह स्टैंड लिया। जब May 12 हुआ था 2007, सिंगुलर स्टैंड लिया, मतलब ऐसी बहादुरी मैंने बहुत कम देखी। फिर देन ही वॉज अ ग्रेट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसकी मिसालें बहुत हैं। बट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, sadly I would say that he is worse than Munir.
वर्स देन मुनीर, जी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अ, वर्स देन जस्टिस मुनीर। जी एंड आई एक्सप्लेन व्हाई। देखिए ये बड़ा प्लीज, इम्पोर्टेंट है जी जी समझना। प्लीज। ही इज़ वर्स देन मुनीर, जस्टिस मुनीर, क्योंकि मुनीर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी की। कोई ये थोड़ी सोचता था कि मुनीर जो है वो डेमोक्रेसी का साथ देगा, मुनीर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का साथ देगा। मुनीर, कॉलोनियस, दीज वर ऑल कलोनियल, पोस्ट कलोनियल जजेस। ये बिलीव करते थे, आप इनकी जजमेंट्स पढ़ें, वो तमीज़ुद्दीन हो गई, वो डोसो हो गई। और देखिए लोग भूल जाते हैं कि डोसो केस जिसमें अयूब खान का मार्शल लॉ इंडोस किया गया था, वो सिर्फ मुनीर ने नहीं इंडोस किया था, कॉलिनियस ने भी इंडोस किया था। तो वो एक्चुअली दे एक्चुअली डिड नॉट बिलीव रियली इन डेमोक्रेसी। इवन कॉलिनियस और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं उसकी। एंड दे बिलीव्ड इन अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लीगलिज्म, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड फॉर्म। क्योंकि वो उस ज़माने के तूर साहब जजेस थे जिस ज़माने में ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अभी शुरू हुआ था, डेमोक्रेसी लेकिन रियली शुरू हुई थी। ये तो कोल्ड वॉर के एंड के बाद सारी दुनिया में 150 के ऊपर मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन फैला, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स फैले। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक उस एरर के हैं जहां नॉर्म है कि जमहूरियत होनी चाहिए, जहां नॉर्म है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। दैट इज़ वाई लोगों ने उनसे उम्मीदें रखी, और वो उम्मीदें जो है कम्प्लीटली शैटर हो गई। तो देखिए आपका जो महबूब होता है वो जब आपका दिल तोड़ता है, तो तकलीफ फिर तकलीफ, असल तो बात वो होती है, किसी रकीब ने आपका दिल तोड़ा, वो मुनीर हो, कॉलिनियस हो, वो तो आपका महबूब ही नहीं है, उससे क्या गिला करना। गिला इसलिए, सैडली आई वुड से, दैट ही इज he is going to be remembered as being worse than Munir. That's the first reason. The second reason is कि मैं तो अमेज्ड हूँ कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और विच बेसिकली मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल बिकम अ शेल कंपनी। जिस तरह शेल कंपनीज होती है, इस तरह एक शेल सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। किसी डिक्टेटर ने भी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डैमेज करने की कोशिश नहीं की है। वो अयूब हो, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को उसने टच नहीं किया। रेली जो 56 में था, जो 1935 एक्ट में फेडरल कोड बना था, ज़ियाउल-हक ने भी नहीं कोशिश की। शरीयत कोड, फेडरल शरीयत कोड बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ही एक अपेलेट बेंच बनाई, और उसमें मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस की। मुशर्रफ ने भी टच करने की कोशिश नहीं की। अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जा रहा है जो, देखिए आप ड्राफ्ट पढ़ें, मतलब ये क्यों आ रहा है स्टेज पे, और ये क्यों पुश कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आए। इसका ओरिजिनल प्लान जो मेरे ख्याल में अब वर्कबल नहीं है, ओरिजिनल प्लान यही था कि इसका हेड जो है, पहले तो था कि इधर ही एक्सटेंशन मिल जाए किसी तरीके से, वह क्या टेन्योर के फॉर्म में या एज के फॉर्म में। जब वो पॉसिबल नहीं हुआ तो ये एक नया शोशा, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई करंट चीफ जस्टिस के लिए। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता 68 एज क्यों की गई है। तो ये तो इस किस्म का परमानेंट डैमेज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर तो किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया, जो ये डैमेज किया जा रहा है। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब अपनी आंखें नहीं चुरा सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज एंड दी हिज extending his period of employment beyond 25th are intrinsically connected. तो वो फॉर्मर HEC के हेड हैं तारिक बनूरी साहब, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की एक इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे। उन्होंने कहा कि परमानेंट चेंजेस आर बीइंग मेड फॉर टेम्पररी बेनिफिट्स। ये टेम्परेरी बेनिफिट है, ठीक है, साल मिल जाएगा, 2 साल मिल जाएगा, 3 साल मिल जाएगा, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रॉय होगा और ये कैंगरू कोर्ट जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो डैमेज होगा वो इर्रेपरेबल होगा। अच्छा, मैं
एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इन जजेस को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, इनकी कोर्ट्स में पेश होते हैं। वैसे भी आप इनको पर्सनली भी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द जजेस को, हाई कोर्ट्स के जजेस को आप जानते हैं। फैसल भाई, अगर ये सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 3 का या 5 का पैनल बना दिया गया चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के, और उस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया गया, क्या ये जजेस एक्सेप्ट कर लेंगे अक्सरियत इस चीज़ को, और वो जिस किसी को भी चीफ जस्टिस बनाएंगे उसके साथ काम करने लग जाएंगे, या डू यू थिंक आप फोर्स ही करते हैं कि उसका रिएक्शन आ जाएगा और क्राइसिस मज़ीद बदतर हो जाएगा? देखिए, मेरे ख़्याल में समझने की ज़रूरत है कि अब ये चीज़ जो इन जो हमसे लोग बातें करते हैं और जो असेसमेंट है, उससे नज़र ये आता है कि ये 3 अल्टरनेटिव प्लान्स हैं। पहला जो प्लान है वो तो यही था कि बिकॉज़ द ओरिजिनल प्लान हैज़ कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड, टेन्योर और एक्सटेंशन ऑफ एज का, तो नया कोड बना के चीफ जस्टिस, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, उनको अपॉइंट कर दिया जाए एज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वो मेरी नज़र में अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ही हैज़ बिकम सो कॉन्ट्रोवर्शियल कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एंड आई कंसिडर बिलावल टू, आई मीन ही इज़ अंडरस्टूड दिस, कि इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो आप प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब को बियॉन्ड 25th रख सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मिल सकता है, दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं आपको। तो ही हैज़ चोजन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये नहीं है, ठीक है, ये प्लान वर्क नहीं करेगा। जो सेकंड प्लान है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो पास किया जाए 25 अक्टूबर। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसका सिर्फ मकसद है कि या तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना आए, या अगर वो आए तो उनको बेसिकली एक शेल कंपनी दे दी जाए, एक शेल कोर्ट दे दिया जाए, ठीक है, वो कुछ ना करे और सुप्रीम कोर्ट और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपस में लड़ते रहें और बाकी सब पार्टी करें, ठीक है। ठीक। तो दूसरा प्लान ये लगता है कि दोनों जगह कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पास किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक वायलेशन ऑफ सीनियरिटी करके एक जूनियर जज अपॉइंट किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी एक जूनियर जज अपॉइंट किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इनको अंदाज़ा है कि ये रिटायर्ड जज को नहीं अपॉइंट कर सकते एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दे नीड अ सर्विंग जज। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब आपकी सीनियरिटी वायलेट होगी, जस्टिस मुनीर साहब की, जस्टिस मुनीब की, जस्टिस याया की अगर वायलेट होती है, तो दे थिंक दैट दीज पीपल विल रिजाइन, तो दे कैन गेट देयर चीफ जस्टिसेस इन बोथ द कोर्ट्स एज वेल एज गेट रिड ऑफ दीज पीपल। ये मेरे ख्याल में खाम ख्याली है। मेरे ख्याल में जो इनका रियलिस्टिक प्लान है और जो बहुत सीरियस थ्रेट है और वकीलों को इस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि इनको अंदाज़ा है कि अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है, और याद रखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 2 बुनियादी मकसद हैं, बाकी सब भूल जाएं कि ये मिलिट्री को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं फ्रॉम फंडामेंटल, ये नहीं है, इसके सिर्फ 2 मकसद हैं। इसका पहला मकसद है टू न्यूट्रलाइज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और इसका दूसरा मकसद है टू न्यूट्रलाइज द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके 2 मकसद हैं, ये 2 कोर्ट्स को एज अ थ्रेट समझते हैं। तो जो रियलिस्टिक प्लान है वो ये है कि हाउ डू वी सेल द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एंड हाउ डू वी सेल कि जो ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चेंजेस करना चाहते हैं और जजेस की डोमिनेशन ख़त्म करना चाहते हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उस उसको किस तरह सेल करें। इसको इस तरह सेल किया जाएगा कि इफ़ दे कैन पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज बिफोर द 25th, ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने देंगे 26 तारीख को, एंड दे विल अपॉइंट समवन एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने आर्टिकल में समझाया है, दैट टेक्स ऑल द पावर अवे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, ये सारे केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे
सबसे बड़ा जो डैमेज होगा, और जो मेरे ख्याल में दे वुड बी लाफिंग इफ दे आर एबल टू पास दिस, इसके ये फिर इन दोनों कोर्ट्स की लड़ाई देख के और खूब मज़े करेंगे, क्योंकि देखिए फिर इन दोनों कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शनल वॉर होगी, बिल्कुल। ठीक है। और वो कहेगा नहीं मेरी जुरिस्डिक्शन है, वो कहेगा मेरी जुरिस्डिक्शन, ये आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के वो करेंगे, एंड दिस इज़ द ओल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये मुझे लगता है कि ये है एक रियलिस्टिक प्लान इनका, कि ये किया जाए कि वो कहेंगे देखिए हमने तो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बना दिया, हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना दिया, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट का जज भी लगा दिया। उन्होंने कहा आपको क्या एतराज़ है? तो मैंने तो किसी ज़रिए से ये भी सुना कि जो अब 63A का केस सुनने वाले 5 जजेस हैं, इन्हीं को मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही भी जगह दी जा सकती है कि उठा के सीधा पूरा का पूरा पैकेज वहाँ पे ले जाया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल फैसल भाई, और ये बाय द वे आपसे एक लिहाज से ज़ाती सवाल है, ठीक है, क्योंकि आपने सबको एक्सपीरियंस किया। तो मुझे तो ये लगता है कि हम सहाफ़ियों को, जो चंद लोग उस वक्त समझते थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ एक मुख्तलिफ चीज़ जस्टिस साबित होंगे और शायद हमें फ्लेवर मिलेगा कि चीफ जस्टिस कैसा होना चाहिए। कभी भी मेरी ख्वाहिश नहीं रही थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेते, लेकिन मुझे था कि एटलीस्ट कोर्ट को इस तरह चलाते कि हम कहते हैं ये होता है चीफ जस्टिस का कंडक्ट। लेकिन अब मुझे तो कम से कम लगता है, मुझे अपने बाकी सीनियर्स का नहीं पता, मती भाई वगैरह का, क्योंकि मेरे वो मेंटोर हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं कभी स्टेटमेंट दे सकता, लेकिन मुझे अपनी ज़ात के हद तक लगता है कि इट वाज अ ग्रेट डिसेप्शन फॉर मी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो थे और वो असल में उन्होंने क्या किया। डू यू फील द सेम, a great deception, or you think it's a bit different? देखिए पर्सनल डिसेप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि हम दोबारा डिसीव ना हो, और हमें समझना चाहिए कि हम डिसीव क्यों हुए, और मेरे ख्याल में उसकी दो वजूहत हैं, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसी वजह से, ऑल्दो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन उन्होंने डैमेज भी बहुत किया है। तो वो दोनों चीज़ें हैं, और वहाँ पे भी एक सर्टेन फीलिंग है डिसेप्शन की। फिर अगर आप चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का प्रीवियस कैरियर देखें, तो आई मीन आपको एक वॉल्यूमस जूरिस्प्रूडेंस नज़र आएगी इन टर्म्स ऑफ लीगल कंट्रीब्यूशन, लेकिन वहाँ पे भी आपको नज़र आता है वो एक डिसेप्शन। और फिर ऑफ कोर्स द प्रेजेंट चीफ, मेरे ख्याल में इसकी दो वजूहत हैं। जो पहली वजह है वो ये है कि हमें इस मुल्क के बारे में एक चीज़ तूर साहब समझ लेनी चाहिए, किसी को एब्सोल्यूट पावर ना दें। आपने किसी को एब्सोल्यूट पावर दिया, वो इस मुल्क में पागल हो जाता है। वो क्या प्राइम मिनिस्टर हो, वो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, या वो किसी कोई बिजनेसमैन हो, या वो किसी मीडिया इंडस्ट्री का हेड हो, वो क्या कोई इंपीरियल पावर हो। आपने अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर दे दिया और उसको फॉर्मलाइज कर दिया, वो क्या फरिश्ता भी होगा वो उसको अब्यूज़ करेगा, बिकॉज पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। एक तो अब ये चीज़ हमें सोच लेनी चाहिए कि किसी भी चीफ जस्टिस को हम जितना भी उसके बारे में अच्छे व्यू हों, वो मैं कहता हूँ कि बेशक कमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हों, किसी को इस मुल्क, किसी चीफ जस्टिस को, वो क्या सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसके हमें पावर्स रिड्यूस करने हैं, उसके पावर डिवर्सिफाई करने। जो दूसरी चीज़ हमें नहीं करनी है एज ए कल्चरल चीज़, वो ये है कि हमें हीरो वर्शिप छोड़ देनी चाहिए। देयर आर नो हीरोज़। लोग की पर्सनैलिटी में वो हीरो भी होते हैं, वो विलन्स भी होते हैं। अगर आप उनकी हीरो वर्शिप करेंगे तो उनका विलन जो है वो बाहर आता है, और फिर वो एक्सप्लॉइट करता है उस एब्सोल्यूट पावर। तो देयर आर दीज टू लेसन्स टू बी, टू नॉट कॉन्सेंट्रेट पावर इन चीफ जस्टिसेस, एंड नंबर टू, किसी जज की, वो आपको कितना भी पसंद हो, वो कितना भी ब्रिलियंट हो, वो कितना भी अच्छा हो, उसकी हीरो वर्शिप ना करें।
सॉरी, आखिरी सवाल और मुख्तसर जवाब। लायर्स मूवमेंट को ट्रिगर होती देख रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट हो रहा है, और जो बाहर से एक हमला देखिए, नजर आ रहा है? द बेस्ट थिंग फॉर लॉयर्स वुड बी कि अगर, जो मेरे ख्याल में नहीं होगा, कि अगर वो प्रेजेंट चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दे। मेरे ख्याल में अगर ये हो गया तो इस मुल्क में एक ऐसी मूवमेंट जन्म लेगी और कोई उस कोर्ट में अपीयर नहीं होगा एक्सेप्ट कुछ जो कॉम्प्रोमाइज लॉयर्स हैं, और ये अक्रॉस होगी, सीनियर लॉयर्स, मिडिल रेंज लॉयर्स, जूनियर लॉयर्स। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमारी कोई गॉड्स विश है तो वो ये है कि बना दें ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी तबाह हो जाए, एंड सैडली देन ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। बट मेरा नहीं नज़र ये होगा। आई थिंक ये पॉलिटिकल क्लास बहुत शातिर है, उसको समझ में आ गया है कि ये ही इज़ टू कॉन्ट्रोवर्शियल। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते भी है और ये एक डिवाइडेड जुडिशरी जन्म देती है और ये फाइट होती है, मेरे ख्याल में बोथ विद इन द कोर्ट एज वेल एज आउटसाइड द कोर्ट देयर विल बी ग्रेट रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए, सारे वकीलों में, आप भूल जाएं इनकी लीडरशिप क्या कर रही है। मुझे आप कोई 10 वकील दिखा दें जो कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में बोल सके, जो ऑफिस बेरल नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि आपको 20 वकील नहीं मिलेंगे, मैं 10 बढ़ा रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में बोले, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी। मैं तो कहता हूं आपको 5 वकील ऐसे नहीं मिलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में। आप अखबार उठा के देख लें, आप उसमें आर्टिकल्स देखें अक्रॉस द बोर्ड, जो लोग पीएमएलएन के भी करीब थे, जो एंटी पीएमएलएन थे, जो पीटीआई थे, जो न्यूट्रल्स थे, everyone across the board has written against the constitution। इस कंसेंसस में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन भी जाता है, देयर विल बी ग्रेट रेजिस्टेंस। देयर विल बी ग्रेट रेजिस्टेंस। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब ने हमें वक्त दिया, और आपको समझ आया जो इन्होंने 3 रखे जो करने का इरादा है, जो स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा जो चीज़ इन्होंने बहुत बड़ी कही, इन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस मुनीर से भी बदतर साबित होंगे, हो रहे हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।